द रेन ऑफ हर्षवर्धन। दोस्तों, गुप्ता एम्पायर के बाद पूरा भारतवर्ष फिर से छोटे छोटे प्रदेशों में बंट गया था। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा विराट सम्राट हुआ जो पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य कायम करने में सफल हो गया और साथ ही साथ शिक्षा, साहित्य, धर्म और टॉलरेंस की प्रेरणा भी बना। प्रयाग और कन्नौज असेंबली जैसे बड़े आयोजन उन्हीं के काल में आयोजित किए गए। इस कारण उन्हें सकलोत्तरापथेश्वरा यानी कि लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। ये सम्राट कौन थे? दोस्तों, ये थे पुष्यभूति वंश के महान शासक शिलादित्य हर्षवर्धन, जिनकी आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री से। पॉलिटिकल हिस्ट्री। साल है 600 एडी का। हर्षवर्धन 10 साल के हो चुके थे। उनके पिता एवं प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धना थानेश्वर, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा रीजन के अराउंड था, उसके राजा थे। वे बेहद सूझबूझ से पुष्यभूति वंश के साम्राज्य को विदेशी खतरों से प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर 605 एडी में उनके पिता प्रभाकर वर्धना अनटाइमली गुजर जाते हैं और उनकी माता यशोमती सती हो जाती हैं। इस मुश्किल घड़ी में हर्षवर्धन के मामा और चीफ मिनिस्टर भांडी हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को राज सिंहासन पर बैठने के लिए मना लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थानेश्वर की जियोग्राफी समझ लेते हैं। थानेश्वर आज के हरियाणा राज्य में लोकेटेड था। इसके ईस्ट में कान्यकुब्ज या कन्नौज था, जहां मुखारी वंश के ग्रहवर्मन का शासन था। वेस्ट में वल्लभी था, जहां मैत्रका वंश के ध्रुवसेना II का राज था। नॉर्थ में कश्मीर था और साउथ एंड साउथ वेस्ट में मालवा, जहां देवगुप्ता का शासन था। और गौड़ यानी बंगाल के राजा थे शशांक, जो देवगुप्ता के दोस्त थे। इसके अलावा फार ईस्ट में कामरूप यानी असम में भास्कर वर्मन का शासन था। थानेश्वर राज्य के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी राज्यश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ करवा देते हैं। इस मैट्रिमोनियल अलायंस से थानेश्वर राज्य की प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में काफी बढ़ जाती है। परंतु प्रभाकर वर्धना की मृत्यु के बाद मालवा के राजा देवगुप्ता कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। बड़ी क्रूरता से वो ग्रहवर्मन को मार देते हैं और राज्यश्री को बंदी बना लेते हैं। बदला लेने के लिए राज्यवर्धन मालवा पर एक बड़ी सेना के साथ हमला कर देते हैं और देवगुप्ता को हराकर राज्यश्री को छुड़ा लेते हैं। राज्यवर्धन की विशाल सेना देखकर गौड़ यानी बंगाल का शासक शशांक समझ जाते हैं कि राज्यवर्धन को सीधी लड़ाई में हराना नामुमकिन है। इसलिए वो छल का सहारा लेकर राज्यवर्धन को मार देते हैं। इसके बाद राइज होता है राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन का। आइए देखते हैं राइज ऑफ हर्षवर्धना। राज्यवर्धन की अचानक हुई मृत्यु से हर्षवर्धन बहुत छोटी उम्र में अकेले पड़ जाते हैं। पर भांडी मामा को पता था कि हर्षवर्धन अपने भैया से कहीं अधिक कुशल, पराक्रमी और चतुर राजा बन सकते हैं। इसलिए भांडी मामा हर्षवर्धन को ललकारते हुए कहते हैं कि ये वक्त आंसू बहाने का नहीं, बल्कि शत्रुओं का खून बहाने का है। हर्षवर्धन सबसे पहले अपनी बहन को विंध्याचल के जंगल में सती होने से रोक लेते हैं और फिर शुरू होता है शिव भक्त हर्षवर्धन की लड़ाई और जीत का सिलसिला। उनके 1 लाख सैनिक और 60,000 हाथी की विशाल सेना के सामने कोई राजा टिक नहीं पा रहा था। राज्यवर्धन को छल से मारने वाले शशांक भी हर्षवर्धन की सेना को देखकर कन्नौज से पीछे हट जाते हैं। इसके बाद हर्षवर्धन कन्नौज को न केवल अपने राज्य में मर्ज कर लेते हैं, बल्कि अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर देते हैं। शशांक के छल का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन भी शतरंज की चाल चलते हैं। पहले वो कामरूप यानी आसाम के राजा भास्कर वर्मन से एक मैत्री संधि कर लेते हैं। फिर गौड़ पर 2 तरफा आक्रमण कर देते हैं। शशांक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कहीं दूर जंगल में भाग जाता है। कुछ सालों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और पूरा गौड़ साम्राज्य हर्षवर्धन के अधीन हो जाता है।
वेस्ट में वल्लभी के राजा और पुलकेशिन II के मित्र ध्रुवसेना II को भी हार माननी ही पड़ती है। पर बफर स्टेट मेंटेन करने के लिए हर्षवर्धन वल्लभी को पूरी तरह एनेक्स करने के बजाय ध्रुवसेना II को वापस गद्दी पर बैठा देते हैं। ये हर्षवर्धन की बड़ी जीत होने के साथ साथ उनकी बेहतरीन स्टेटक्राफ्ट का नमूना भी था। इस तरह ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब तरफ हर्षवर्धन अपना विजय परचम लहरा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी और पूरब में ब्रह्मपुत्र घाटी तक उनका साम्राज्य फैल जाता है। लड़ाई, जीत और सूझबूझ से हर्षवर्धन सकलोत्तरापथेश्वर यानी लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ की ख्याति पा लेते हैं। उनके विजय रथ को एकमात्र झटका नर्मदा पार करने पर चालुक्य शासक पुलकेशिन II द्वारा लगता है, जिसका एविडेंस हमें आईहोल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आईहोल इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के बीच हुई महान लड़ाई का वर्णन पुलकेशिन II के राजकवि रवि कृति द्वारा लिखे आईहोल इंस्क्रिप्शन में देखा जा सकता है। आईहोल इंस्क्रिप्शंस संस्कृत लैंग्वेज में होने के बावजूद कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इंस्क्रिप्शन के अनुसार पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन के अलावा कई और साउथ इंडियन किंग्स को भी हरा दिया था। उन्होंने अपनी राजधानी आईहोल से बदलकर बादामी कर दी थी। इस इंस्क्रिप्शन में कालिदास का भी मेंशन है। पुलकेशिन II के बेहतरीन डिफेंस से हर्षवर्धन दक्षिण पथ फतेह करने का इरादा छोड़ देते हैं और अपना सारा ध्यान उत्तर भारत को कंसोलिडेट करने में लगा देते हैं। आगे चलकर हर्षवर्धन 40 साल से भी ज्यादा रूल करते हैं, पर लैक ऑफ पावरफुल सक्सेसर, प्रयाग असेंबली के समय सारा खजाना खाली कर देने की प्रथा और डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण हर्षवर्धन के बाद उनका एम्पायर टिक नहीं पाता और नॉर्थ इंडिया में फिर से इंस्टेबिलिटी आ जाती है। दोस्तों, हर्षवर्धन की सफलता में उनके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल था। इसलिए आइए अब हम उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षवर्धन ने मौर्य और गुप्ता काल से इंस्पिरेशन लेकर कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। यही कारण था कि वे लगभग 40 साल तक शासन कर पाए थे। पर गुप्ताज के कंपैरिजन में उनका एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और फ्यूडल एलिमेंट से भरा हुआ था। राजगद्दी संभालने के बाद वो अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर देते हैं। इससे कुछ ही सालों में कन्नौज पूरे उत्तर भारत का ध्रुव तारा बन जाता है। राजकवि बाण भट्ट द्वारा लिखित राजा खुद अपनी सेना के कमांडर इन चीफ भी होते थे। हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज, परम भट्टरा का परम महेश्वरा जैसे टाइटल भी लिए थे। वे एक उदार राजा थे और खुद पर्सनली प्रशासन की गतिविधियों पर नजर रखते थे। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होता था, जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते थे। अवंती नाम के अधिकारी वॉर एंड पीस डिपार्टमेंट देखते थे। सिंघनाद मिलिट्री हेड होते थे। स्कंद गुप्ता हाथी दस्ते के हेड होते थे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख को सामंत महाराज बुलाया जाता था। पूरे साम्राज्य को प्रदेशों में बांटा गया था, जिसे भुक्ति बोला जाता था। भुक्ति का विभाजन विषयाज यानी जिलों में किया गया था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी। लोगों पर मिनिमम टैक्स बर्डन रखा गया था और गुड गवर्नेंस से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया गया था। लैंड रेवेन्यू, जिसे भाग बोला जाता था, साम्राज्य का प्रमुख आय स्रोत था। ये उपज का 1/6 भाग होता था और फसल के रूप में ही दिया जाता था। सेल्स टैक्स और टोल टैक्स आय के अन्य स्रोत हुआ करते थे। इसके अलावा छोटे छोटे राजा और फ्यूडेटरीज भी एम्परर को ट्रिब्यूट दिया करते थे। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, परंतु उसमें कुछ कमियां भी थी। उदाहरण स्वरूप, सफर के दौरान कई बार खुद हुएन सांग के साथ रॉबरी की घटना हुई थी। बड़े अधिकारियों को पैसे के बदले जमीन दी जाती थी। इसके कारण हर्षवर्धन काल में फ्यूडलिज्म को बहुत बढ़ावा मिला। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा हर्षवर्धन की सफलता का श्रेय उनकी विशाल और प्रशिक्षित आर्मी को भी जाता है। चलिए जानते हैं। आर्मी हुएन सांग के अनुसार उनकी सेना में 60,000 हाथी,
50,000 घुड़सवार और 1 लाख थल सेना हुआ करती थी। इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए हर्षवर्धन ने कई फ्यूडिटरीज को लैंड ग्रांट्स दिए। एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की खूबियां तो हमने देख ली, पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर डिस्कशन किए बिना आज की चर्चा अधूरी रह जाएगी।